हेलो गाइस, इकोनॉमिक्स के इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ में एक नए कॉन्सेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम समझेंगे यूटिलिटी एनालिसिस को। तो चलिए डिस्कस करते हैं यूटिलिटी क्या है और यूटिलिटी एनालिसिस के क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, इसको अपन डिस्कस करेंगे। चलिए हम समझते हैं यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता किसे कहा जाए, यूटिलिटी किसे कहा जाए। ध्यान से समझिएगा, इकोनॉमिक्स में अपन बात करें कि इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से उपयोगिता किसे कहा जाए तो किसी भी पदार्थ में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति ही उपयोगिता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु में किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। शॉर्ट में हम कहें पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन। किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति ही उपयोगिता कहलाती है। इसको डेफिनेशन फॉर्म में देखिए, उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। क्लियर हो गया? उपयोगिता किसे कहेंगे? किसी वस्तु में किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। जैसे पेन हमारे लिखने काम आ रहा है तो पेन कि वो यूटिलिटी हो गई जो हमारे लिखने में काम आ रही है। बुक जैसे पढ़ने काम आ रही है, वो उसकी यूटिलिटी हो गई क्योंकि हम उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। एक शराबी है, शराब पी रहा है तो वो उसकी यूटिलिटी होगी क्योंकि उसको शराब पीने से उपयोगिता प्राप्त होती है, संतुष्टि मिलती है। अब संतुष्टि का संबंध ध्यान रखिएगा, अच्छे और बुरे से नहीं होता है। देखिएगा, हम उपयोगिता की बात करें, जब किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है तो उसे हम कहते हैं उपयोगिता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उपयोगिता से उपभोक्ता को फ़ायदा होगा, मतलब बेनिफिट होगा या लॉस होगा। उपयोगिता उस अच्छे और बुरे से परे होती है। तो उपयोगिता का संबंध अच्छे और बुरे से नहीं होता है, लेकिन यदि उपभोक्ता संतुष्ट होता है तो उसे अपन कहेंगे उस वस्तु की उपयोगिता। क्लियर हो गया? जैसे नशीले पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, हम कहेंगे कि नशीले पदार्थ हैं वो हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उपयोगी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से अपन बात करें तो इकोनॉमिक्स में यदि व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है किसी पदार्थ किसी वस्तु से तो उस वस्तु की उपयोगिता कहलाएगी क्योंकि किसी उपभोक्ता को संतुष्ट कर रही है वो। लेकिन जनरली अपन कहते हैं कि यदि नशीले पदार्थ हैं जो अनुपयोगी हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से हम उन्हें उन पदार्थों में जो नशीले पदार्थ हैं उसमें भी उपयोगिता निहित होती है क्योंकि वो भी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं। तो क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं उपयोगिता की विशेषता की। अब क्या क्या विशेषता है? नंबर 1, उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। ध्यान देना है, आगे डिटेल भी चर्चा करेंगे अपन। ये एक सापेक्षिक है, तुलना कर सकते हैं, रिलेटिव टर्म है। दूसरी बात करें कि उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं होता है क्योंकि ये संतुष्टि से संबंध है इसका, तो इसको जनरली हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल व्यू कह सकते हैं, इसको मापा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी अपन इसके आगे व्यूज़ पढ़ेंगे कि जो गणनावाचक विचारधारा के माध्यम से कैसे मेज़र किया और क्रमवाचक के माध्यम से उसको कैसे मेज़र किया गया। आगे, उपयोगिता का संबंध हित कारकता से नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी वस्तु से लाभ होता है तो उपयोगिता है और हानि होती है तो वो नुकसानकारी है, ऐसा नहीं होता है क्योंकि उपयोगिता अच्छे और बुरे से परे होती है। आगे देखिए, यह आवश्यकता की तीव्रता पे निर्भर करती है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो पहली रोटी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होगी, फिर आप दूसरी रोटी खाएंगे तो थोड़ी कम यूटिलिटी मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। तीसरी और खाते हैं तो और कम होगी। माने कि आप 4 ही रोटी आपको खानी है तो चौथी रोटी खाने पे आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं और 5वीं रोटी की यूटिलिटी आपके लिए नेगेटिव हो जाती है। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे कि उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है कि उनकी इंटेंसिटी कैसी है। यदि अधिक आवश्यकता है तो उपयोगिता अधिक, सीमांत उपयोगिता अधिक होगी, और जैसे जैसे उसकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती है वैसे वैसे उपयोगिता कम होती जाती है। यह वास्तविक उपभोग, हम बात करें, यह वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। और लास्ट है, उपयोगिता त्याग के बिना संभव
नहीं हो सकती है। ये कुछ उपयोगिता की विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, हम बात करते हैं किसी वस्तु की। वस्तु में यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है, जैसे मैंने बात की कि कॉपी या रजिस्टर जो कि एक स्टूडेंट, एक पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं, इसका मतलब उसकी उपयोगिता हो गई वो, क्योंकि वो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है। हम खाना खाते हैं तो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट किया, तो रोटी में वो यूटिलिटी है। तो क्लियर हो गया कि वस्तु ऐसी कोई भी वस्तु जो कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, चाहे वो वस्तु फ़ायदा देती हो या उस व्यक्ति को नुकसान करती हो, लेकिन यदि उसे संतुष्टि प्रदान करती है तो उसे हम उस वस्तु की उपयोगिता कहेंगे। तो क्लियर हो गया, किसी वस्तु में किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। और उपयोगिता अच्छे और बुरे से परे होती है, क्योंकि अच्छा प्रभाव पड़ेगा या इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, इससे उपयोगिता का कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। आगे उपयोगिता विश्लेषण की हम बात करें तो हम इसको दो दृष्टिकोण में बांट सकते हैं। पहला दृष्टिकोण होता है कार्डिनल अप्रोच है, और दूसरा अप्रोच है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कार्डिनल का मतलब है गणनावाचक। ये अप्रोच कहता है कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि मेज़र कर सकते हैं संख्यात्मक रूप में, जबकि इनका मानना है कि हम उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑर्डरिंग फॉर्म में बता सकते हैं कि तीव्रता ज़्यादा है तो पहली वाली यूनिट से ज़्यादा उपयोगिता और इसके बाद की यूनिट से कम उपयोगिता। इस प्रकार से हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, गणनावाचक को अपन पहले डिस्कस करेंगे। गणनावाचक अप्रोच किसका है अपन बात करें तो मार्शल ने दिया है। ये संख्यात्मक है, क्योंकि ये बात करते हैं कि उपयोगिता को संख्या के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है। उपयोगिता को मापा जा सकता है। नंबर 1, किस में मापा जा सकता है तो मनी की फॉर्म में। मुद्रा इसका उपकरण है, तो मुद्रा के रूप में इसे मापा जा सकता है। व्यक्त किस में किया जाएगा, यूटिल्स में व्यक्त किया जाएगा। दो बातें यहाँ ध्यान रखनी है आपको। मापन दो तरीके से, मुद्रा के द्वारा और यूटिल्स में, मतलब एक तो मुद्रा माप और एक इकाई माप। मुद्रा माप की बात करें तो मुद्रा के रूप में, और इकाई माप की बात करें तो यूटिल्स के रूप में। तो उपकरण क्या है मापने का, मुद्रा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयोगिता को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं तो यूटिल्स का उपयोग करते हैं, और उपकरण कौन सा है तो मुद्रा है। आगे इन्होंने ये माना कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। विवेकशील से आप समझते होंगे कि जिस वस्तु से अधिक उपयोगिता मिलेगी उपभोक्ता उसको ज़्यादा खरीदेगा, और कम उपयोगिता मिलती है उसको कम परचेज करेगा। उपयोगिता योगात्मक होती है, जैसे एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग करेंगे तो उपभोग करने के बाद में उन सभी इकाइयों की उपयोगिताओं को यदि जोड़ा जाए, जैसे पर्टिकुलर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को अपन कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, तो उन सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता की जोड़ की जाए, मतलब समेशन MU किया जाए, तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं उपयोगिता योगात्मक होती है। आगे देखिएगा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर है। मुद्रा को स्थिर माना है क्योंकि मुद्रा एक उपकरण के रूप में लिया गया है। जब मुद्रा को उपकरण के रूप में लिया है, इस कारण यहाँ पे ये मान्यता रखी गई है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, लेकिन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। जैसे जैसे वस्तुओं की अधिकाधिक इकाइयों का उपयोग किया जाएगा वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। क्लियर, गणनावाचक दृष्टिकोण ने क्या कहा। अब आगे देखते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। किसने दिया, हिक्स एलन की ये धारणा है। नंबर 1, इन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, मनोवैज्ञानिक विचार है, क्योंकि संतुष्टि को मापा नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन हम इसको चाहे तो प्रेफरेंस दे सकते हैं, हम क्रम दे सकते हैं, अधिमान दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि उपयोगिता मापनीय नहीं है, नंबर 1, लेकिन इसको ऑर्डर दिए जा सकते हैं, इसको ऑर्डर फॉर्म में रख सकते हैं। किस फॉर्म में रख सकते हैं, ऑर्डरिंग फॉर्म में। ऑर्डरिंग फॉर्म का मतलब होता है क्रमिक रूप से हम जमा सकते हैं कि इससे अधिक उपयोगिता मिली, दूसरे से कम मिली, तीसरे से और कम मिली। जैसे हम एक वस्तु की 5 इकाइयों का उपयोग करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पहली इकाई का उपयोग करने पर अधिक A,
माना ए वस्तु ए इकाई का उपयोग करने पर अधिक उपयोगिता, तो बी का उपयोग करने पर कम उपयोगिता, सी का उपयोग करने पर और कम उपयोगिता। इस प्रकार से हम चाहे तो इसको ऑर्डर फॉर्म में सेट कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कमज़ोरी रही, वो क्या रही उसकी चर्चा करेंगे। इन्होंने कहा कि जो ऑर्डरिंग की बात की है, तो यहाँ जो ऑर्डरिंग है वो किस प्रकार का ऑर्डरिंग है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हिग्स एलन का जो ऑर्डरिंग है वो वीक ऑर्डरिंग है। अब वो वीक ऑर्डरिंग दुर्बल क्रमबद्धता है, क्योंकि ये जो क्रम की बात कर रहे हैं, जो जहाँ सेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्रम वीक ऑर्डरिंग क्यों कहा है इन्होंने? वीक ऑर्डरिंग इसलिए है ये क्योंकि इन्होंने उदासीनता वक्र विश्लेषण दिया था, जिसको अपन इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र कहते हैं। तो आईसी कर्व के सभी बिंदुओं पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, हम कहते हैं। और समान संतुष्टि, जैसे ये आईसी कर्व है, आईसी कर्व का चाहे इस बिंदु की बात करें, चाहे इस बिंदु की बात करें, किसी भी संयोग की बात करें, चाहे ए की बात करें या बी की बात करें, तो उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता इन समान संतुष्टि मिलने के कारण ए और बी के प्रति उदासीन या तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो उपभोक्ता ए और बी में से किसी को प्रिफर नहीं कर पा रहा है, किसी को अधिमान नहीं दे पा रहा है। इसी कारण इस वक्र को कहा जाता है अनधिमान वक्र, क्योंकि प्रेफर नहीं कर पा रहा है। क्लियर हो गया? इसको अनधिमान वक्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता अपने अधिमान प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो ऑर्डरिंग कैसी होगी हिग्स एलन की? वीक ऑर्डरिंग होगी। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात अपन आगे करेंगे, जहाँ रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी की बात करते हैं, प्रकट अधिमान की बात करते हैं, जहाँ उपभोक्ता अपने अधिमान को प्रकट करता है कि मुझे यही बंडल लेना है या फिर मुझे ए लेना है या बी लेना है, वो अपने अधिमान को व्यक्त करेगा। तो क्लियर हो गया कि जो हिग्स एलन का जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है वो वीक ऑर्डरिंग पर आधारित है। आगे देखिएगा, हम चाहें तो क्रम प्रदान कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि हम क्रम प्रदान कर सकते हैं लेकिन उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। इन्होंने किसके माध्यम से बताया? तो आईसी कर्व एनालिसिस के माध्यम से इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। चलिए आगे देखते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली है टोटल यूटिलिटी, जिसे कुल उपयोगिता कहते हैं, और दूसरी होगी सीमांत उपयोगिता, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। पहले हम समझते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी का मतलब ये है, जैसे एक वस्तु का उपयोग करते हैं तो एक वस्तु की जितनी भी इकाइयों का उपयोग किया, चाहे इसकी माना कि 5 इकाइयाँ हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5 इकाइयाँ, तो जो पाँचों इकाइयाँ हैं, उन पाँचों इकाइयों का उपयोग करने से आपको कुल कितनी उपयोगिता मिली? पहले से 10 मिली, दूसरे से 8 मिली, तीसरे से 5 मिली, फिर 4 मिली, 2 मिली, 1 मिली। इस प्रकार से इनका कुल योग कितना हुआ? वो कुल योग ही क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता कहलाएगा। तो टोटल उपयोगिता मतलब जो टोटल यूटिलिटी है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा TU इक्वल्स टू समेशन MU। यदि MU क्या है? MU क्या है? अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। मतलब प्रति इकाई ना कह के अपन अतिरिक्त इकाई कहेंगे क्या? हर एक इकाई को अलग अलग जो इकाइयाँ उनको कितनी उपयोगिता उनसे मिल रही है, उन सभी इकाइयों की उपयोगिता को यदि हम जोड़ें तो हमें प्राप्त हो जाएगी कुल उपयोगिता। आगे हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता की। सीमांत उपयोगिता हम जानते हैं, सीमांत उपयोगिता MU है वो TU का ढाल होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी मार्जिनल होगा वो टोटल का स्लोप होगा, स्लोप को शो करता है। तो MU कैसे ज्ञात करेंगे? डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। ये शो कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ज्ञात करेंगे? एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से, पहले हर को बोला जाता है, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से या एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। किसमें चेंज? जो TU में होने वाला चेंज है वही MU कहलाता है। क्लियर? आगे देखिएगा, ये सूत्र भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और हम चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि जो TU है, TUN यूनिट का अपन यूज़ कर रहे हैं, माना कि TUN दूसरी इकाई का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें पहली इकाई की उपयोगिता को माइनस करेंगे तो हमें MU ज्ञात हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको टेबल के माध्यम से आगे बताऊँगा। ध्यान रखिएगा, MU क्या है? TU में परिवर्तन की दर, या MU क्या है?
टी यू की स्लॉप को शो करती है। आगे देखिए, उपयोगिता, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं। कुल उपयोगिता किसे कहेंगे? एक वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता के योग को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। क्लियर, बता दिया मैंने आगे ही। सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त उपयोगिता या एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। फॉर्मूले दो हैं इसके, mu बराबर डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, या फिर आप चाहें तो mu बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, इसको अपन टेबल और कर्व के माध्यम से समझते हैं। टेबल देखिएगा, हमने ये किसी वस्तु की 5 इकाइयों का उपयोग करता है एक उपभोक्ता, तो अपन उपयोगिता में टी यू और एम यू के माध्यम से समझते हैं। कुल उपयोगिता की बात करें, कुल उपयोगिता जैसे 6, 10, 12 और 6, 10, ये आपको यहाँ क्लियर नहीं होगा। पहले आप मार्जिनल यूटिलिटी को समझिए। पहली इकाई का उपयोग किया, बहुत भूखा व्यक्ति था और पहली रोटी का उपयोग किया तो उसको 6 इकाई उपयोगिता मिली। फिर दूसरी रोटी खाई उसने तो उसे 4 उपयोगिता मिली। तीसरी रोटी उसने खाई तो 2 उपयोगिता मिली। चौथी रोटी खाई तो ये 0 है, 0 उपयोगिता मिली। इसका मतलब उसका पेट भर गया। अब यदि और एक्स्ट्रा रोटी वो खाता है, 5वीं रोटी, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकता है या बदहजमी की शिकायत हो सकती है, तो यहाँ पे उसकी यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। अब टोटल यूटिलिटी क्या है? समेशन एम यू, या अपन ज्ञात कैसे करते हैं उसको? टोटल यूटिलिटी को ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था, समेशन एम यू। ये लास्ट का 10 ज्ञात करना है तो अपन एम यू की टोटल कर देंगे तो लास्ट वाला 10 ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैं बता दूं आपको, इस 10 को ज्ञात करना है, इन सभी इकाइयों का उपभोग करने से, जैसे टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं 10 लास्ट वाली, तो इसको आप जोड़ोगे तो जैसे 6 और 4 10 हो गए, फिर 2 12 हो गए, 2 माइनस किए तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10 हो गई। इस प्रकार से कुल उपयोगिता कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे पहली इकाई से 10, दूसरी इकाई से 4 मिली तो कम्युलेटिव होगी, तो 6 और 4 10 हो गए। फिर तीसरी से 2 मिली, 10 और 2 12 हो गए। चौथी से 0 मिली तो 12 के 12 रहे। 5वीं से -2 मिली तो 2 माइनस होके 10 हो गई। अब इसको देखिएगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है इसका, इसको समझिएगा। एक डायग्राम शो करेंगे। जब एक्स एक्सिस पे अपन ने शो किया है, एक्स जो एक्सिस है उस पे अपन ने यूनिट्स को बता दिया है, और वाई एक्सिस पे अपन ने टी यू और एम यू को शो किया है। अब जैसे हम पहली इकाई की बात करें, 6 उपयोगिता मिलती है, टी यू को शो कर रहे हैं पहले अपन। दूसरी इकाई का, पहली इकाई पे 6 उपयोगिता मिली, दूसरी पे 10 मिली कुल उपयोगिता, तीसरी पे 12 मिली, चौथी पे फिर 12 मिली और 5वीं पे फिर से 10 मिली। इस प्रकार से हमने सभी बिंदुओं को मिलाया तो ये टी यू कर्व हमें प्राप्त हो गया। एम यू पहले से 6, फिर दूसरे से 4, तीसरे से फिर 2, चौथे से 0 और 5वें से -2। इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को मिलाया तो यह हमें एम यू ज्ञात हो गया। अब क्लियर हो गया एम यू कर्व कैसे डिराइव होता है और टी यू कर्व कैसे डिराइव होता है। ध्यान ये रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि एम यू 0 है तो टी यू होगा, या टी यू यदि गिरता हुआ है तो एम यू की स्थिति होगी, या टी यू धनात्मक है तो एम यू की स्थिति होगी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। लिखा हुआ है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, और वही बिंदु पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, पूर्ण तुष्टि का बिंदु होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? चौथी इकाई पे। क्लियर? उपभोक्ता संतुष्ट कहाँ होगा? चौथी इकाई पर। तो पूर्ण तृप्ति का बिंदु, सेटिस्फेक्शन सैचुरेशन पॉइंट, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कौन सा होगा? ये चौथी इकाई वाला। अब अपन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस या रिलेशन देखते हैं टी यू और एम यू के अंदर। ध्यान दीजिएगा कि एम यू की प्रवृत्ति हमेशा, जो एम यू की प्रवृत्ति है वो हमेशा डाउनवर्डेड होता है एम यू, तो इसकी प्रवृत्ति की बात करें तो एम यू हमेशा गिरता हुआ होता है, नंबर 1। दूसरी बात, एम यू पॉजिटिव भी हो सकता है, एम यू 0 भी हो सकता है और एम यू नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टी यू जनरली क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
तो टी यू बढ़ता हुआ हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है और गिरता हुआ भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि टी यू एम यू में संबंध की चर्चा भी करेंगे आगे अपन। इससे पहले मैं आपको एक एम यू ज्ञात करके बता दूं। जैसे हमने पीछे तालिका के अंदर टी यू और एम यू को लिखा हुआ है कि जैसे हमारे पास में एम यू 6 है, फिर 4 हैं, फिर 2 हैं, तो यहाँ टी यू हमने लिखा है पहले 6 हैं, फिर 10 हैं, फिर 12 हैं। तो ये कैसे ज्ञात हुआ उसको देखते हैं। एम यू को कैसे ज्ञात करेंगे? टी यू एन का मतलब माना कि पहली इकाई से हमें प्राप्त है टी यू 6 हैं, दूसरी से 10 प्राप्त हैं, तो कैसे ज्ञात करें? टी यू एन मतलब एन दूसरी इकाई से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, माना कि 10, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। फिर टी यू एन मतलब कितना हो गया? 2 में से एक इकाई घटाओ तो कितनी बची? 1, तो यहाँ बचा टी यू 1। तो टी यू 1 कितना है हमारा? 6, तो 6 को माइनस कर दो, आंसर आ गया 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब विशेषताओं की बात करें। नंबर 1, जब टी यू बढ़ता है, मैं वापस यहाँ ड्रॉ कर दूँ कि टी यू की प्रवृत्ति आपने देखी होगी इस प्रकार की है और एम यू की प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार की है, और जहाँ ये अधिकतम है वहाँ ये 0 है। थोड़ा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, समझिएगा। यहाँ जहाँ मैक्सिमम है यहाँ ये 0 है। वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसको। जैसे यहाँ से अपन ने ये एम यू ड्रॉ कर दिया और ये टी यू ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस तरीके का टी यू और एम यू है। देखिएगा, जब टी यू बढ़ता है, ये रहा, जब टी यू बढ़ता है ये पॉजिटिव स्लॉप्ड है और बढ़ता हुआ है। जब टी यू बढ़ता है तो एम यू घटता है, लेकिन घटता है लेकिन वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, क्योंकि 0 से नीचे नहीं है, 0 से ऊपर की साइड में ये पॉजिटिव स्लॉप्ड है। तो जब टी यू बढ़ता है तो एम यू गिरता है लेकिन धनात्मक होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब टी यू अधिकतम होता है इस बिंदु पे तो एम यू 0 होता है, नंबर 2 कंडीशन। नंबर 3, जब टी यू गिरता है तब एम यू ऋणात्मक होता है। तीनों ही स्थितियाँ क्लियर हो गई होगी। तो बात करते हैं, जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तो एम यू घटेगी लेकिन धनात्मक रहेगी। जब टी यू घटती है तो एम यू ऋणात्मक होती है। सीमांत उपयोगिता एम यू ही वस्तु का मांग वक्र होता है। वस्तु की कीमत अर्थात जो मूल्य है वो किस पे डिपेंड करेगा? सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करेगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की जो कीमत है वो किस पे निर्भर करेगी? सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने बताए थे, ये रिलेटिव होती है। नंबर 2, ये इच्छा की तीव्रता का फलन होता है। नंबर 3, उपयोगिता का संबंध अनुमानिक संतुष्टि से है, न कि वास्तविक संतुष्टि से, क्योंकि वास्तविक तो हम पता कर ही नहीं सकते हैं। जैसे आपने एक रोटी खा ली और कैसे पता लगा लोगे कि मुझे 5 उपयोगिता मिली या 7 मिली? हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको उपयोगिता मिली है, आप संतुष्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि मुझे कितनी उपयोगिता मिली है। अगली बात देखिए, उपयोगिता का विचार नैतिक दृष्टि से उदासीन है। इसका नैतिकता से कोई लेना देना, इथिक्स से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये न तो अच्छे का विचार करती है और न ही बुरे का विचार करती है। क्योंकि जो नशेड़ी है, शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसको भी उपयोगिता मिल रही है, तो यहाँ पे अच्छा क्या है और बुरा क्या है इस पर उपयोगिता कोई विचार नहीं करती है, तो नैतिक पहलू को अवॉइड करती है, नकारती है, उसकी उपेक्षा करती है। ध्यान रहा होगा आपको ये क्लियर सारे पॉइंट्स। आगे देखिएगा, सीमांत उपयोगिता का संबंध इच्छा की प्रबलता से, इच्छा की तीव्रता की हमने बात की थी। ध्यान दीजिएगा, सीमांत उपयोगिता का संबंध तो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीमांत उपयोगिता का संबंध तो किससे? इच्छा की प्रबलता से है, लेकिन कुल उपयोगिता का संबंध संतुष्टि की सीमा से है। 2 अलग अलग पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सीमांत उपयोगिता का संबंध इच्छा की प्रबलता से है, जबकि कुल उपयोगिता का संबंध संतुष्टि की सीमा से है। एम यू किससे है? इच्छा की प्रबलता तीव्रता से, जबकि टी यू किससे है? संतुष्टि की सीमा से है। वेरी थैंक्स। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा, तब तक आप बने रहिएगा। और वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।